हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कोलॉइड्स के जो एमसीक्यू है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो तक हमने 125 क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम 126 से कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स जो है उसकी स्टेबिलिटी किस फैक्टर से होता है। ऑप्शंस आर ए, लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इज़ फॉर्म्ड ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स, मतलब कि डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो कोलॉइड के पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बना देता है जिसको कि हम सॉल्वेशन भी कहते हो, और ये एक फैक्टर है, हमने देखा था टेक्स्ट बुक के डिस्कशन के वक्त, है ना। ए इज़ द राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन कोलॉइडल पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में। कोलॉइड तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज होता है। तो बी इज नॉट द राइट आंसर। ड्यू टू वेरी स्लो ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है बट नॉट, इट इज़ नॉट द फैक्टर, मतलब वो चार्ज की वजह से एक दूसरे से दूर रहते हैं। ये एक इनडायरेक्ट फैक्टर हम बोल सकते हैं। ड्यू टू वेरी लो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलॉइडल सोल, ऑस्मोटिक प्रेशर का कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सल्फर सोल। इट इज एन एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ S atoms. It is an associated colloidal solution of S8 molecule. It is a colloidal solution containing polymeric chain of S8 molecule. Option D, it is a colloidal solution containing polymeric chain SN of S atom. अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम सिंगल सल्फर एटम की बात करें तो सिंगल सल्फर एटम जो होता है वो कोलॉइड रेंज में नहीं आता है, उसका जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और टेक्स्ट बुक में जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के केस में सल्फ़र का एग्जाम्पल दिया है कि जो सल्फ़र सोल होता है उसमें सल्फ़र इंडिविजुअल एटम्स के फॉर्म में नहीं होता है, वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, S8 के फॉर्म में होता है, और वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड का एग्जाम्पल है। पर यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कहीं पे भी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स का नाम नहीं दिया गया है। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो उसमें जो सल्फर है वो एटॉमिक फॉर्म में दिखाया गया है, जो कि गलत है। सिमिलरली ऑप्शन डी में भी देखो तो S एटम्स लिखा गया है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन सी की बात करें तो पॉलीमरिक चेन की बात हो रही है, यहाँ पे कोई चेन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। और बुक में जो आंसर की दिया गया है उसमें भी ऑप्शन बी ही दिया गया है, बट आई फील कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटेड कोलॉइड कहाँ गया है। अब एसोसिएटेड कोलॉइड अगर हम बोले तो उसमें क्या होता है, एसोसिएटेड कोलॉइड किसको कहते हैं, जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन पे वो सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना चाहिए, है ना। तो सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स है वो लो कॉन्सेंट्रेशन पर भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स तो नहीं कहेंगे। पर अगर हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होते हैं, है ना, तो उसको भी एक टाइप का एसोसिएशन कहते हैं, पर उसको एसोसिएटेड कोलॉइड नहीं कहते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है उसमें एसोसिएटेड कोलॉइड की जगह मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सोल्यूशन होना चाहिए था। पर ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए, सी और डी तो डेफिनेटली रॉन्ग है। बी ज़्यादा करेक्ट होता अगर वहाँ पे एसोसिएटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन की जगह मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन लिखा होता तो। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, कोलॉइडल सोल ऑफ क्ले इन वाटर हैज़ नेगेटिव चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड मिनिमम टू प्रेसिपिटेट क्ले। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्ले के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बता दिया है, 4 इलेक्ट्रोलाइट के ऑप्शन दिया है। अब क्योंकि हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज है तो कौन सा आयन उसको कोएगुलेट करेगा, पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे BaCl2 में Ba का है Ba2+, NaCl में है Na+,
AlCl3 में है Al3+ और KCl में है K+। तो यहाँ पे हार्डी-सूल्स रूल्स अगर हम अप्लाई करें तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी उसका कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। कोएगुलेटिंग पावर मतलब उसका मिनिमम अमाउंट चाहिए, और वही क्वेश्चन में पूछा है किसका सबसे मिनिमम अमाउंट चाहिए। तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी उसी का मिनिमम अमाउंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखो Ba के ऊपर 2+ है, Na के ऊपर प्लस है, तो Na तो चलेगा नहीं Ba2+ के सामने। Al3+ है, मतलब Ba2+ से भी ज़्यादा पावरफुल है Al3+। AlCl3 में Al का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, या Al की वैलेंसी +3 है। और लास्ट ऑप्शन डी में KCl में भी K+ ही है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी Al3+, क्योंकि उसकी वैलेंसी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड फॉर एवरी कोलॉइडल इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शंस आर क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, इमल्सिफिकेशन वैल्यू, कोएगुलेशन वैल्यू। अब इमल्सिफिकेशन वैल्यू हमारे टेक्स्ट बुक में कहीं पे दिया नहीं है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर कोएगुलेशन वैल्यू का डेफिनेशन दिया हुआ है। पर अगर हम थियोरिटिकली देखें तो ये क्वेश्चन के आंसर के लिए भले इमल्सिफिकेशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो एवरी कोलॉइडल इलेक्ट्रोलाइट के लिए फिक्स है, क्योंकि कोएगुलेटिंग वैल्यू भी डिपेंड करता है कि आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स कितने हैं, तो उसकी वैल्यू तो चेंज होती रहती है। पर क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फिक्स है फॉर एवरी इलेक्ट्रोलाइट। तो राइट आंसर विल बी ए। Next question is 130. Which of the following method cannot be used for purification of colloid? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये तो प्योरिफिकेशन का ही मेथड है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, नहीं, ये कोई प्योरिफिकेशन का मेथड नहीं है। तो राइट आंसर इज बी अप टिल नाउ। डायलिसिस भी मेथड है और इलेक्ट्रोडायलिसिस भी मेथड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तीनों मेथड जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, सबसे पहले डायलिसिस दिया है, फिर इलेक्ट्रोडायलिसिस दिया और फिर अल्ट्राफिल्ट्रेशन दिया है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में पढ़ा था, ये कोई प्योरिफिकेशन का मेथड नहीं है। Then next we have question number 131. From which of the following is a colloidal system free? या इसी क्वेश्चन को हम विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट अ कोलॉइडल सिस्टम, इसमें से कौन सी चीज़ कोलॉइडल सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती है। तो ऑप्शन है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्मल इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल है। स्टेबल है का मतलब क्या, कि उसके जो पार्टिकल्स है वो फैले हुए रहते हैं पूरे मीडियम में। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता तो क्या होता, सारे पार्टिकल्स बैठ जाते। फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में सैंड ऐड करो तो सैंड के पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से क्या होगा, वो बैठ जाएंगे। हमने कोलॉइड का जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक देखा था उसमें ये एग्जाम्पल भी मैंने लिया था, इसलिए उसको कहते हैं सस्पेंशन। सैंड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सैंड के पार्टिकल्स जो है वो बैठ जाते हैं। पर अगर आप क्ले इन वाटर लेते हो तो क्ले के जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह फैले रहते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बैठ नहीं जाएंगे, दे विल नॉट सेटल डाउन, है ना। तो राइट आंसर इज ए। हाँ, थर्मल इफेक्ट को अगर हम बोले तो अगर आप हीट अप्लाई करोगे तो पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग फास्टर, तो इफेक्ट होता है उसका, ब्राउनिन मूवमेंट बढ़ जाएगा, है ना। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो कोएगुलेशन होगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, है ना। सो थर्मल इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो आप ऐड कर रहे हो उसका इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हो उसका भी इफेक्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। So next is question number 132. Under the effect of electric field, colloidal particles move towards anode. During electrophoresis, the correct order of capacity of NaCl, BaCl2 and AlCl3 for coagulating colloidal particle is। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसा बोला गया है कि आपका जो कोलॉइड है वो एनोड की ओर मूव कर रहा है ना। आपका जो कोलॉइड है वो एनोड की ओर मूव कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि जो आपका कोलॉइड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर कैथोड पे मूव होता तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता,
ठीक है। यहाँ पे कोलॉइड कौन सा है ये नहीं बताया है, कोलॉइड के ऊपर कौन सा चार्ज है वो भी नहीं बताया है। जैसे कि कई बार हमने आगे के केस में देखा था कि सो एंड सो कोलॉइड, जैसे कि कई बार दिया था फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड, फिर वो किस एनोड पे मूव या कौन से इलेक्ट्रोड पे मूव कर रहा है वो नहीं दिया था। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इलेक्ट्रोड कोलॉइड के जो पार्टिकल है वो एनोड की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब कि वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अगर वो कैथोड की ओर मूव होते तो वो पॉजिटिवली चार्ज होते। तो यहाँ पे आपका जो कोलॉइड है वो नेगेटिव चार्ज है, तो उसको कोएगुलेट कौन करेगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन। और उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसकी होगी? Al की, Al3+, फिर बेरियम की Ba2+, और लास्ट में आएगा NaCl। तो उस हिसाब से अपना जो आंसर है उसमें AlCl3 सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, फिर BaCl2 और फिर NaCl। सो दैट इज़ गिवन इन ऑप्शन ए। ऑप्शन सी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है पर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सेम है। सो ऑप्शन सी में पहला होगा AlCl3, फिर ग्रेटर देन NaCl है, और फिर BaCl2 है, तो वो गलत है। राइट आंसर इज ए। Then next we have question number 133. The point at which the stability of colloid becomes minimum and its coagulation occurs is called क्या है? Isoelectric point, coagulation point, critical point and freezing point. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मैंने आपको आगे भी बताया था, लास्ट वीडियो में हमने ये वर्ड देखा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, टेक्स्ट बुक में ये वर्ड नहीं दिया गया है। मैंने आपको बताया था आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच को कहते हैं जिस पे कोलॉइड न्यूट्रल हो जाता है, कोलॉइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, उस पीएच को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझो अब, द पॉइंट एट विच द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड बिकम्स मिनिमम। अब स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड का रीज़न क्या है? कौन सा फैक्टर स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है? लायोफोबिक कोलॉइड्स की अगर बात करें तो चार्ज की वजह से वो स्टेबल होता है। सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होते हैं, सेम चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते हैं, तो वो कोएगुलेट नहीं होते हैं। अगर लायोफिलिक कोलॉइड्स की बात करें तो दो फैक्टर होते हैं, चार्ज प्लस सॉल्वेशन, है ना। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मिनिमम कब होगी? तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स दिए हैं। तो ऑब्वियसली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो कोलॉइड न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने की वजह से उनके ऊपर जब कोई चार्ज नहीं होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वान डेर वाल्स फोर्स के हिसाब से, तो वो अट्रैक्ट करेंगे तो कोएगुलेट हो जाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो राइट आंसर इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 134। व्हाट इज द चार्ज ऑन ब्लड कोलॉइड? ब्लड के ऊपर कौन सा चार्ज है? अब यहाँ पे ना अगर ऑप्शंस नहीं भी दिया हो तो पता होना चाहिए, ब्लड का जो कोलॉइड है वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, है ना, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 135। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स पॉजेसेस पॉजिटिव चार्ज? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स के जो सोल्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब प्लेटिनम और AU मतलब गोल्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। FeOH थ्राइस पॉजिटिवली चार्ज सोल है, कई बार इसके ऊपर हमने MCQs देख रखे हैं, तो आंसर इज सी। सल्फाइड के जो सोल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना, वो टेबल हमने पढ़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कौन से कोलॉइड्स में कौन सा चार्ज है वो टेबल हमने देखा था। तो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो राइट आंसर इज सी। देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन फॉर सोप इज। अब ये भी हमको बिना ऑप्शंस के ही पता होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है। सोप के लिए क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? 10⁻³ मोलर टू 10⁻⁴ मोलर। ऑप्शन ए। ये फैक्ट है, ये एक वैल्यू है जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 137। 137 में क्या पूछा है? व्हाट शुड बी एडेड टू प्रिपेयर पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड फ्रॉम एक्वियस सोल्यूशन ऑफ AgI। अब आप देखो AgI का एक कोलॉइड बनाना है और वो पॉजिटिव आयन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना कि AgI बनेगा कैसे। तो हमने टेक्स्ट बुक में देखा था, जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड डिस्कस किया था उसमें चार्ज ऑन कोलॉइड वाला टॉपिक जो था, तब हमने AgNO3 को जब Ki के साथ रिएक्ट करते हैं, ध्यान दो स्टूडेंट्स, AgNO3 को जब Ki के साथ रिएक्ट करते हैं तो AgI का प्रेसिपिटेट बनता है। अब ये प्रेसिपिटेट जो बना वो कोई कॉमन आयन एड्जॉर्ब करेगा अपने ऊपर,
जो भी आयंस अवेलेबल है उसमें से कॉमन आयन एड्जॉर्ब करेगा, उस हिसाब से या तो ये पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड बनेगा या नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले से ही बता दिया है कि हमको पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड बनाना है। अब AgI में अगर I माइनस एड्जॉर्ब करेगा तब तो वो नेगेटिव चार्ज कोलॉइड बन जाएगा, पर अगर वो Ag प्लस एड्जॉर्ब करेगा तो ही तो वो पॉजिटिव कोलॉइड बनेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में Ag प्लस होना चाहिए, मतलब क्या, जो आप स्टार्टिंग में AgNO3 लेते हो वो एक्सेस में होना चाहिए, तभी तो AgNO3 मिलेगा हमको, है ना। Ki लेना है, Ki लेस अमाउंट में होना चाहिए और AgNO3 ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, तभी तो AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा वो थोड़ा सा बच जाएगा, उसमें से जो Ag प्लस है वो एड्जॉर्ब होगा। तो उस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन निकल के आ रहा है। अब देखो, बाय एडिंग सम लेस पॉजिटिव Ki, अब लेस पॉजिटिव ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाय एडिंग सम Ki टू सम मोर AgNO3 सॉल्यूशन, मोर मतलब कि एक्सेस में, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, Ki पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। सो बाय एडिंग सम लेस Ki मतलब कि लेस अमाउंट में टू सम मोर अमाउंट ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, राइट आंसर इज बी, मतलब कि AgNO3 एक्सेस में होगा, थोड़ा सा बच जाएगा और Ki पूरा यूज़ हो जाएगा, AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा, उसके ऊपर Ag प्लस जो है वो एड्जॉर्ब होकर पॉजिटिव आयन बनाएंगे। सो राइट आंसर इज बी। द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 138। व्हाट इज रॉन्ग फॉर ऑल कोलॉइड्स अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू फेज। ये तो सही है, हर कोलॉइड में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता ही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द मेन डिफरेंस बिटवीन कोलॉइडल सिस्टम एंड ट्रू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द साइज ऑफ देयर पार्टिकल, ये भी सही है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो ये भी सही है। सी, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्जन, ये भी सही है, इमल्जन का ही एग्जाम्पल है। ऑल कोलॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सॉलिड विद लिक्विड, ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड ही लिक्विड में मिक्स हो, सॉलिड सॉलिड में भी मिक्स होता है, सॉलिड गैस में भी मिक्स हो सकता है, लिक्विड लिक्विड में भी मिक्स हो सकता है। वी हैव 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन इफ़ यू रिमेंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड जो था उसमें हमने जो पहला क्लासिफिकेशन देखा था उसमें हमने 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखे थे। ऐसे टाइप के कोलॉइड्स पॉसिबल है, सिर्फ सॉलिड विथ लिक्विड ये पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉसिबल नहीं है, वो है गैस इन गैस। तो ऑप्शन डी जो है ये एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 139। अब 139 एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले कॉलम में है S8 सोल, मतलब कि सल्फ़र का सोल। तो आप देखो कॉलम 2 में कौन सी चीज़ इससे मैच हो सकती है। तो पहले तो सल्फ़र जो है वो लायोफिलिक कोलॉइड्स में नहीं आता है, तो P तो उसमें आएगा नहीं। इट इज़ नॉट इवन एसोसिएटेड कोलॉइड, तो वो भी नहीं होगा। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड तो है सल्फ़र, है ना। सो फर्स्ट के साथ R जाना चाहिए, तो सारे ऑप्शन में फर्स्ट के साथ R है, तो फर्स्ट के हिसाब से तो सारे ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड जो है वो है स्टार्च सॉल्यूशन, तो स्टार्च सॉल्यूशन जो है वो लायोफिलिक कोलॉइड में आता है, तो P सही है। एसोसिएटेड कोलॉइड नहीं है, मतलब उस हिसाब से ऑप्शन बी में जो मैच दिया है 2 में, ये जो Q दिया है ये गलत हुआ, मतलब इसकी वजह से ये पूरा ऑप्शन ही निकल गया अपना। फिर स्टार्च जो है वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड नहीं है, तो कहीं पे R तो है ही नहीं इसमें अब, और वो एक मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड भी है, तो S भी आ सकता है। तो पहला जो कॉलम 1 में जो पहले दो जो पार्ट है उसके हिसाब से ऑप्शन A, C और D तीनों करेक्ट हो रहे हैं अभी तक। फिर थर्ड है कॉलम 1 में सोप सॉल्यूशन, तो सोप सॉल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड कोलॉइड है, माइसेल बनाता है, ये तो हम जानते हैं, मतलब कि 3 के केस में Q आना चाहिए, तो उस हिसाब से ऑप्शन A अभी तक सही जा रहा है। ऑप्शन C की बात करें तो वो भी सही जा रहा है। अब ऑप्शन D में 3 में दिया है P, मतलब कि लायोफिलिक कोलॉइड। अब टेक्स्ट बुक में लायोफिलिक कोलॉइड के एग्जाम्पल में सोप दिया नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए लायोफिलिक कोलॉइड मतलब जिसके लिए हमको कोई स्पेशल मेथड यूज़ नहीं करनी है, वो अपने आप बन जाता है। तो सोप सॉल्यूशन जो है वो हम ऐसे ही मिक्स करके बना देते हैं ना, उसमें कोई स्पेशल मेथड तो हम यूज़ नहीं करते हैं।
सो मुझे ऐसा लगता है कि सोप सॉल्यूशन भी लायोफिलिक कोलॉइड में जाना चाहिए। कहीं पे एग्जांपल में दिया नहीं है, मैंने इंटरनेट पे भी बहुत जगह पे सर्च किया, बहुत सारी रेफरेंस बुक देखी, पर सोप सॉल्यूशन को लायोफिलिक कोलॉइड में उन्होंने कंसिडर नहीं किया है। पर क्योंकि लायोफिलिक कोलॉइड का कॉन्सेप्ट ये है कि वो ऐसे ही सिंपल मिक्सिंग से बन जाता है, उसके लिए हमको कोई स्पेशल मेथड अप्लाई नहीं करना है, तो 3 के साथ P आना चाहिए। तो उस हिसाब से भी ऑप्शन डी अपना सही जा रहा है। फिर लास्ट में है जिलेटिन सॉल्यूशन या जिलेटिन सोल। तो जिलेटिन सोल जो है वो भी लायोफिलिक कोलॉइड का ही एग्जाम्पल है। टेक्स्ट बुक में जिलेटिन दिया हुआ है लायोफिलिक कोलॉइड के केस में, है ना। तो 4th के साथ P हो सकता है, तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन C जो है वो करेक्ट हुआ है कि नहीं। अब ऑप्शन डी की बात करें तो उसमें जिलेटिन को उन्होंने Q के साथ कंपेयर किया है, कि मतलब कि एसोसिएटेड कोलॉइड के साथ, मतलब कि ये रॉन्ग हुआ। जिलेटिन एसोसिएटेड कोलॉइड नहीं है तो ये रॉन्ग हुआ, है ना। तो ऑप्शन बी निकल गया क्योंकि उसमें सेकंड मैच बराबर नहीं था, ऑप्शन डी निकल गया क्योंकि उसमें 4th मैच बराबर नहीं था। पर अगर ऑप्शन ए देखे तो उसमें जिलेटिन को उन्होंने लायोफिलिक कोलॉइड बताया है, तो जिलेटिन लायोफिलिक कोलॉइड का एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और साथ ही में वो मैक्रोमोलिक्यूल भी है। सो मतलब 4th को हम एस से भी कंपेयर कर सकते हैं और पी से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए भी हमारा सही हुआ। योगी में सिर्फ ऑप्शन ए को राइट ऑप्शन दिया है, पर ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि सोप को हम लायोफिलिक कोलॉइड कंसिडर कर सकते हैं। अब टेक्स्ट बुक में लायोफिलिक कोलॉइड दिया नहीं है सोप के केस में, तो अगर हम स्ट्रिक्टली टेक्स्ट बुक को फॉलो करें, स्ट्रिक्टली टेक्स्ट बुक को, तो ऑप्शन ए सही हुआ। और अगर मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, गुजकेट के एग्जाम में या बोर्ड के क्वेश्चन में, तो वहाँ पे तो हमको एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो वो केस में हम स्ट्रिक्टली टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। ये याद रखना, अगर मान लो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही भी आ रहे हैं तो भी हम स्ट्रिक्टली बोर्ड एग्जाम में टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। तो 140 में क्या दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएगुलेशन रेट फॉर आर्सेनियस सल्फाइड सोल इज। अगेन हार्डी-सूल्स रूल का यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है। यहाँ पे कोलॉइड के पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है ये नहीं दिया हुआ है। आपको याद रखना है कि सारे सल्फाइड्स के जो सोल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो उसको कोएगुलेट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज सोल करेगा। तो मतलब इस हिसाब से ऑप्शन ए और डी तो निकल गया। और पॉजिटिव चार्ज में भी कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑप्शंस को देख के हमको पता चल जाएगा कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 141। विच वन इज़ द बेस्ट कोएगुलेटिंग सब्सटेंस फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है, इसको याद रखो, एग्जाम में दिया हुआ नहीं भी हो सकता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज सोल है, इसको हमेशा के लिए याद रख लो। तो उसको कोएगुलेट कौन करेगा, नेगेटिवली चार्ज सोल करेगा। तो उसमें भी जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो बेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखो पहला ऑप्शन है KNO3। तो KNO3 में NO3 जो है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। सिमिलरली NaCl में भी Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। फिर है K3PO4 पोटेशियम फॉस्फेट जिसको कहते हैं, उसमें फॉस्फेट के ऊपर 3- चार्ज है, मतलब कि PO4 3- है। और लास्ट है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, उसमें सल्फेट के ऊपर SO4 2- चार्ज है। तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी फॉस्फेट की है, इसलिए आंसर होगा C K3PO4। Then next we have question number 142. What is the type of the following reaction to get Au सोल। Au मतलब गोल्ड का सोल बनाने के लिए ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे आप देखो जो Au है वो AuCl3 में से मिल रहा है। ऑब्वियसली देख के ही लगता है कि ये डबल डिकम्पोजिशन तो है नहीं, हाइड्रोलिसिस भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में वाटर को यूज़ करके ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे वाटर एज अ रिएक्टेंट है पर वो हाइड्रोलिसिस नहीं है। तो या तो ये रिडक्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो Au है वो AuCl3 में से बन रहा है। AuCl3 में Au का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। कैसे आता है वो रेडॉक्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। और जो ये Au है ये एलिमेंटल स्टेट में है, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो ये रिडक्शन हुआ, +3 से 0, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हुआ ना, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए।
अगर आपको ऐसे एनालिसिस करना नहीं भी आता हो तो टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको आना चाहिए ये चीज़ वैसे तो। सो 142 में आएगा बी रिडक्शन। देखो HCHO इज कन्वर्टेड इनटू HCWH, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब भी रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, पर जो गोल्ड सोल मिला है वो स्टेप क्या है? वो स्टेप रिडक्शन है। ये जो AuCl3 में से हमको जो गोल्ड मिला ये स्टेप रिडक्शन है। देखो ये जो स्टेप है ये AuCl3 टू गोल्ड, ये रिडक्शन स्टेप है। और गोल्ड सोल जो स्टेप में मिला है वो रिडक्शन है, इसलिए इसको रिडक्शन कहेंगे। इसी स्टेप में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। HCHO इज कन्वर्टेड इनटू HCWH, ये जो स्टेप है ये ऑक्सीडेशन है, पर इसमें हमको सोल नहीं मिल रहा है। तो राइट आंसर इज बी रिडक्शन। Then next we have question number 143. How does alum helps in the purification of water? Colloids around us वाले टॉपिक में हमने ये एग्जाम्पल देखा था। एलम में जो एल्यूमिनियम आयन होते हैं वो वाटर में जो क्ले एज एन इम्प्योरिटीज़ होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, उसको कोएगुलेट करते हैं। और ये क्वेश्चन गुजकैट में पूछा गया है 2012 में। तो यहाँ पे राइट आंसर इज डी। Then next we have question number 144. FeOH3 soul and gold soul are respectively positively charged and negatively charged. Which of the following statement is wrong? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो सोल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, गोल्ड सोल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? ऑप्शन ए, बोथ सोल्स कैन बी कोएगुलेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ ये सही है। सोल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इलेक्ट्रोफोरोसिस से उसका कोएगुलेशन कर सकते हैं। देयर इज नो इफेक्ट व्हेन द टू सोल्स आर मिक्स, ये गलत हुआ। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव सोल को मिक्स करेंगे तो उनका कोएगुलेशन हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमने देखा है कोएगुलेशन वाला जो टॉपिक है उसमें देखा है ये कैसे होता है। जब अपोजिटली चार्ज सोल को हम मिक्स करते हैं तो ये कोएगुलेट हो जाते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, पर क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही पूछा है, मतलब कि ये हमारा सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट गलत है पर ऑप्शन राइट है। चलो बाकी दो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, बोथ सोल्स कैन बी कोएगुलेटेड बाय Na2SO4 सॉल्यूशन। हाँ, सेम इलेक्ट्रोलाइट से पॉजिटिव नेगेटिव सोल दोनों कोएगुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो उसको कोएगुलेट कौन करेगा? नेगेटिवली चार्ज आयन करेगा। तो Na2SO4 में SO4 2- उसको कोएगुलेट करेगा। और गोल्ड सोल जो है वो नेगेटिव चार्ज है तो उसको कोएगुलेट कौन करेगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन करेगा। तो Na2SO4 में से जो Na+ मिलेगा वो गोल्ड सोल को कोएगुलेट करेगा। ऑप्शन डी, यूजिंग MgCl2 solution gold soul can be coagulated faster than FeOH thrice soul। सही है, क्योंकि गोल्ड सोल एक नेगेटिवली चार्ज सोल है तो उसको कोएगुलेट करने के लिए Mg चाहिए। अब Mg के ऊपर है 2+, और FeOH थ्राइस नेगेटिवली चार्ज सोल, FeOH थ्राइस पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो उसको कोएगुलेट करने के लिए चाहिए नेगेटिवली चार्ज आयन। तो गोल्ड सोल को कोएगुलेट करेगा Mg2+, FeOH थ्राइस को कोएगुलेट करेगा Cl-। याद रखो, गोल्ड सोल को कोएगुलेट करेगा Mg2+, FeOH थ्राइस को कोएगुलेट करेगा Cl-। अब हम Mg2+ और Cl- को कंपेयर करें तो Mg2+ की वैलेंसी ज़्यादा है, 2+ है ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, तो वो ज़्यादा फास्टर कोएगुलेट करेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो भी एक सही स्टेटमेंट है। तो गलत स्टेटमेंट एक ही है, ऑप्शन बी। और गलत स्टेटमेंट फाइंड करने को पूछा है तो बी इज अवर राइट ऑप्शन। Then next we have question number 145. Under identical condition, which of the following surface active substance will be able to form micelle at lowest concentration? अब स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है और ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया था 2008 में। तो यहाँ पे एक हिंट दिया है। अगर मान लो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन याद रख लो। क्या है, जब भी कोई सोप या सरफेस एक्टिव सब्सटेंस में उसका हाइड्रोफोबिक चेन, जो उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, वो जितना लेंदी होगा उतना ही उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको कम चाहिए, मतलब उसका क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे आप देखो, पहले केस में वी हैव 16 कार्बन, वो जो चेन है वो 16 कार्बन का है, ब्रैकेट में 15 दिया है, ये देखो आप 15 दिया है और +1 मतलब 16 कार्बन है। बी ऑप्शन में आप देखो तो 12 कार्बन है, ये ब्रैकेट में 11 + 1 12। ऑप्शन सी में तो उससे भी कम है, सिर्फ 7 है, और ऑप्शन डी में भी 12 है। तो ऐसा है कि जब कार्बन चेन जितना लेंदी होगा क्रिटिकल माइसल कॉन्सेंट्रेशन उतना ही कम होगा। तो उस हिसाब से हमारा आंसर है ऑप्शन ए। देखो हिंट में दिया है
longer the hydrocarbon chain, lower the critical micelle concentration and hence greater the tendency to form micelle. तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हुआ. Then next we have question number 146. Out of Na2SO4, CaCl2, Al2, SO4 thrice and NH4Cl, which electrolyte is the most effective for coagulation of Sb2S3 सोल? ये भी एक सल्फाइड सोल है. सल्फाइड सोल मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा, तो उसको पॉजिटिवली आयन कोएगुलेट करेगा. तो सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसकी होगी? सोडियम की, कैल्शियम की, एल्यूमिनियम की या अमोनियम की? एल्यूमिनियम की, Al3+, है ना. तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा. तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी. सी इज़ द राइट आंसर. Na+ होता है, Ca2+ होता है और NH4+ होता है, जबकि Al3+ होता है. तो उसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है. सो सी इज़ द राइट आंसर. Then next we have question number 147. Which of the following is lyophobic colloidal solution? Lyophobic कौन सा है? सो यहाँ पे ऑप्शंस पहला है स्टार्च. स्टार्च तो लायोफिलिक है. प्रोटीन वो भी लायोफिलिक है. गोल्ड सोल लायोफोबिक है ना. उसको हम इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड से बनाते हैं. तो सी इज़ द राइट आंसर. एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Then next we have question number 148. For gold sol, disperse phase, dispersion medium and nature of colloidal solution, that is lyophilic or lyophobic, are respectively. गोल्ड सोल में क्या होता है? डिस्पर्स फेस क्या होता है? सॉलिड होता है. यस और नो? गोल्ड सोल में गोल्ड का पार्टिकल्स होते हैं, तो वो तो सॉलिड ही होंगे, लिक्विड थोड़ी होंगे. तो ऑप्शन बी निकल गया. फिर डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा? लिक्विड होगा. वाटर में या ऐसे कोई सॉल्वेंट में बनाते हैं, मतलब ऑप्शन ए भी निकल गया. और फिर लायोफिलिक है कि या लायोफोबिक है? गोल्ड सोल को हम इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड से बनाते हैं, अपने आप नहीं बनता है. तो वो लायोफिलिक नहीं है, लायोफोबिक है. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. समझ में आ रहा है? देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 149. 149 जो है ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपके पास बुक है तो मैं ऑप्शन आपको पढ़ के बता दूंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्प्ले टिंडल इफेक्ट? तो टिंडल इफेक्ट जो है वो सॉल्यूशन नहीं बताता है, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, है ना. तो आपको ऑप्शन ए में सस्पेंशन दिखाई दे रहा है, तो वो तो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा. ऑप्शन बी इमल्जन एक टाइप का कोलॉइड ही है, तो वो भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा. पूछा गया है टिंडल इफेक्ट कौन नहीं दिखाएगा. अब ऑप्शन सी जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, पर बुक में जब आप देखोगे तो ऑप्शन सी दिया है सुगर सॉल्यूशन, और सुगर सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है, तो वो टिंडल इफेक्ट नहीं देगा, है ना. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. और ऑप्शन डी में है गोल्ड सोल, वो भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो वो भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जितने भी एमसीक्यू है वो कंप्लीट करेंगे, मतलब 150 से लेके 182 ये जो एमसीक्यू है वो हम कंप्लीट कर देंगे. मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उससे पहले आप भी सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लो. 2 दिन के बाद आपकी एग्ज़ाम है. सब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करना है, एमसीक्यू भी प्रिपेयर करना है. आपके जितने भी डाउट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.